चंदौली कॉन्क्लेव के इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं जो शहीदों और वीरों की धरती है, जिसका इतिहास बहुत ही आज़ादी से पहले का है। मैं चंदौली के इस कार्यक्रम में, कॉन्क्लेव के इस कार्यक्रम में कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई संजय सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय स्वामी लोकेशानंद जी महाराज, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई छत्रपति सिंह जी, मंच पे बैठे हुए आदरणीय रमेश चंद पांडे जी, ब्रिज बंधु के नाम से मशहूर आदरणीय परशुराम सिंह जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष बड़े भाई राणा प्रताप सिंह जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख भाई अजय सिंह जी, हमारे जिले के महामंत्री भाई सुजीत जायसवाल जी, बरहनी के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भाई महेंद्र सिंह जी, सकलडीहा के ब्लॉक प्रमुख भाई अवधेश सिंह जी, बड़े भाई शशि प्रताप सिंह जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख भाई शुड्डू सिंह जी, हमारे मित्र पूर्व जिला पंचायत सदस्य भाई सुशील सिंह जी, हमारे पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र जायसवाल जी, हमारे सहयोगी जिला पंचायत के प्रतिनिधि बड़े भाई भगवती तिवारी जी, जिला पंचायत के प्रतिनिधि मृत्युंजय सिंह दीपू जी, जिला पंचायत के प्रतिनिधि इंदल सिंह जी, राजेश जायसवाल जी, बड़े भाई रमेश राय जी, छोटे भाई अमित अग्रहरी जी, अरुण मौर्य जी और समस्त सभी सम्मानित बड़े भाइयों, नौजवान साथियों और छात्र एवं छात्राओं और हमारे चंदौली कॉन्क्लेव के आयोजक भाई विजय तिवारी जी, भाई विनय तिवारी जी, संचालन कर रहे अश्वनी जी, आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने चंदौली के धरती पर चंदौली कॉन्क्लेव के माध्यम से आपने जनपद के विकास की चर्चा पक्ष और विपक्ष और अधिकारी गणों से भी आपने तमाम विषयों पर चर्चा की। देखिए, चर्चा होनी भी चाहिए क्योंकि आप ही का पत्रकार जगत, मीडिया जगत या आजकल सोशल मीडिया जगत कि आज समाज में कमियां क्या हैं, सरकार की कमियां क्या हैं, प्रतिनिधि की कमियां क्या हैं और क्या करना चाहिए, इसमें समय समय पर जगाती रहती है और ये होना भी चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि मीडिया समाज और देश का एक बहुत ही बड़ा स्तंभ होता है और आज इस चंदौली के कॉन्क्लेव के माध्यम से तमाम लोगों ने भी अपनी बातों को रखा है और विपक्षियों ने भी अपनी बातों को रखा है। लेकिन तिवारी जी, वर्तमान में आप लखनऊ चले गए हैं, लेकिन आप इसी क्षेत्र में रहे हैं, इस क्षेत्र की, इस धरती के इतिहास को आप जरूर जानते हैं। यह धरती वीरों की रही है, यह धरती शहीदों की रही है। तभी आजादी से पहले इस क्षेत्र के लोगों ने भारत माता का झंडा फहराने के लिए थाना सैयद राजा, थाना दानापुर,
में प्रयास किया, लेकिन उनको अंग्रेजों की गोलियां खानी पड़ी। कितने साल हो गए? आजादी से पहले, 47 से पहले, और चल रहा है 2026। लेकिन मुझे याद है तिवारी जी, जब जनपद में मैं आया था तो एक जरूर नाम चलता था, पंडित कमलापति त्रिपाठी। पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने जो इस जनपद में विकास की कड़ी को आगे बढ़ाया था, वो उन्हीं का नाम आता था। चाहे नहरें हो, चाहे सड़कें हो, चाहे विद्यालय हो, हर क्षेत्र में भी, चाहे हॉस्पिटल हो, हर क्षेत्र में कमलापति त्रिपाठी जी का नाम जरूर आता था। लेकिन हम लोग जब आए तो मुझे याद है उन शहीदों के स्थलों को कोई भी जीर्णोद्धार नहीं किया गया या उनको याद करने की कोशिश नहीं की गई। मैं जब पहली बार आया तो धानापुर में थाने के अंदर एक कुआं था। कुएं पे 10-20 लोग बैठे थे और वहां पे हम भी शामिल हुए और हमने पूछा कि यहां क्या है। लोगों ने बताया कि आजादी से पहले उन दीवानों ने कामता प्रसाद विद्यार्थी जी के नेतृत्व में भारत माता का झंडा फहराने का प्रयास किया और अंग्रेजों की गोलियों से शहीद हो गए। हमने कहा दुर्भाग्य है कि उनके स्थल पे कुछ काम नहीं हुआ। कैसे लोग याद करेंगे, कैसे इतिहास हमें याद करेगा उन महान पुरुषों को जिन्होंने इस धरती के लिए, भारत माता के लिए अपने आप को शहीद कर दिया। तिवारी जी अब जाके देख लीजिए कि क्या काम हुआ। तिवारी जी इसी थाना, सैयद राजा के थाना के बगल में पहले क्या हुआ, अब जब 2017 में मैं विधायक बना, मैंने 1.5 करोड़ रुपए दे करके मैं वहां काम करवा रहा हूं। और अगर आप खाली होइएगा तो 28 अगस्त को जरूर आइएगा, उसका उद्घाटन भी हम लोग करने जा रहे हैं। ये हम छोटा विषय बता रहे हैं आपको, लेकिन इस धरती के लिए बहुत बड़ा विषय है। बहुत छोटा काम था लोगों के लिए, प्रतिनिधियों के लिए काम करने की, लेकिन किसी प्रतिनिधि ने काम नहीं किया उस पर। जिन्होंने इतिहास बनाया, कम से कम उसके सम्मान में आने वाली पीढ़ियां हमसे क्या सीखेंगी, क्या समझेंगी कि जिन शहीदों ने अपनी शहादत दी उनके स्थल को भी नहीं बना सकते, उनको याद भी नहीं कर सकते। लेकिन इस क्षेत्र की जनता ने मुझे विधायक बनाया 2007 में पहली बार। इस क्षेत्र में बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी। 132 केवीए का सब स्टेशन हमने धानापुर में लगवाया। कुछ लोग कहते हैं कि वो हमने लगवाया, जब लगा तो वो पैदा ही नहीं हुए थे। अब बताइए तिवारी जी, आप लोग पूछते नहीं है उन लोगों से कि भाई कोई भी चीज स्थापित हो रही होती है तो उसकी डेट होती है, उसकी तारीख होती है। कोई भी योजना आती है तो उसकी डेट होती है, तारीख होती है, तभी वो योजना शुरू होती है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि ये हमने किया, हमने वो हमने किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आदरणीय तिवारी जी, इस जनपद में जिस सड़क के बगल में हम लोग खड़े हैं, कार्यक्रम चल रहा है, जो सड़क गई है किस सरकार में बनी है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, भाजपा की सरकार में हमारा सड़क बना है। मुझे याद है डबल लेन की सड़क थी, यहां पे जाम लगे रहते थे। सैयद राजा नौबतपुर बिहार बॉर्डर तक पूरे जाम लगे रहते थे, बनारस तक जाम लगा रहता था। तो भी जो जनप्रतिनिधि हुआ करते थे, अभी भी कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि तो तब पहले भी थे, आज भी है। उनसे सवाल क्यों नहीं करते आप लोग? उनसे भी सवाल आपको करना चाहिए। सवाल जरूर होता है जिसकी सरकार होती है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं जिसकी सरकार होती है उन्होंने क्या किया। सपा बसपा की सरकार रही, सपा बसपा की सरकार ने चंदौली को क्या दिया है आप सबको पता है, कितना दिया है आप सबको पता है। लेकिन जब से प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार बनी है, देश में आदरणीय मोदी जी की सरकार बनी है, आपके जितने भी पॉइंट हमने देखा, आपने पॉइंट दिए हैं कि विपक्षियों ने यह पॉइंट रखा,
लेकिन थोड़ा उनसे भी सवाल करना चाहिए था कि आपने क्या काम किया है, वो भी थोड़ा आपको बता दो। तो आपने उनके कामों का कहीं डिटेल लिया ही नहीं, आपने उनके कामों को कहीं इसमें लिखा ही नहीं कि उन्होंने क्या किया। जिला कोर्ट कब बन रही है? जिला कोर्ट पे 300 करोड़ रुपए लागत से जिला कोर्ट बन रही है। पहले भी तो कोर्ट बन सकती थी, पुलिस लाइन पहले भी बन सकती थी, लेकिन नहीं बनी। विकास भवन पहले भी बन सकता था, लेकिन आदरणीय योगी जी की सरकार ने पैसा भी स्वीकृत कर दिया है, विकास भवन भी बनने जा रहा है। बस स्टैंड भी बन सकता था, बस स्टैंड के लिए हमारी सरकार ने पैसे दे दिए और विकास भवन के बगल में ही है बस स्टैंड बनने जा रहा है जनपद का। ये तो पहले भी हो सकता था। स्टेडियम पहले भी बन सकता था, लेकिन ये स्टेडियम कहीं बना नहीं। आदरणीय योगी जी की सरकार ने 30 करोड़ रुपए दे दिए, आपके जनपद में स्टेडियम बनने जा रहा है, टेंडर भी हो गया। अब कहेंगे कि एक ही दिन सब क्यों नहीं हुआ? अरे कैसे संभव होता है? सारी सरकार की योजना चंदौली में ही चली आएगी। आज जिस स्थल पे हम लोग खड़े हैं, यह स्थल कब बना है आप सबको पता है। पूर्व की सरकारों में तमाम लोग जब बोलते थे कि मेडिकल कॉलेज बनेगा, मेडिकल कॉलेज बनेगा, मैं तिवारी जी आपसे चैलेंज के साथ फिर से कह रहा हूं। मैं जब 17 में आया था सैयद राजा में लड़ने के लिए, तो मैंने कहा था कि अगर कोई भी प्रतिनिधि 10 रुपए की स्वीकृति दिखा दे पूर्व सरकार की, तो सुशील सिंह यहां मैदान छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन कोई दिखा नहीं पाया, कोई दिखा नहीं पाया। आज भी कर रहा हूं, कोई स्वीकृति दिखा दे कि हमने मेडिकल कॉलेज पास किया था और हमने इतना पैसा दिया था। अरे बोलने से नहीं होता, कहने से नहीं होता। कहने के लिए आप कुछ भी कहते रहिए, लेकिन हमने कहा था कि मेडिकल कॉलेज बनेगा तो मेडिकल कॉलेज सैयद राजा में ही बनेगा, और मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार भी हो गया। अब इसका लाभ किसको मिल रहा है? इसका लाभ आसपास के बच्चों को मिल रहा है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मिल रहा है। अब इसमें नर्सिंग कॉलेज भी बनने जा रहा है, पैसा स्वीकृत हो चुका है, काम भी चल रहा है। ये पता है कि नहीं पता है तिवारी जी? यहां पे नर्सिंग कॉलेज भी बन रहा है। 7 करोड़ की लागत से हमारा नर्सिंग कॉलेज का काम चल रहा है आप ही किसी कैंपस में। अब रही बात इंजीनियरिंग कॉलेज की, रही बात विश्वविद्यालय की, जरूर होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन प्रयास तो हम लोगों ने किया, काम भी हम लोगों ने किया, तो सराहना भी होनी चाहिए कि किसकी सरकार ने क्या काम किया। अब इस जनपद में हम लोग कभी 4 लेन 6 लेन सड़क नहीं देखे थे, लेकिन इस जनपद में अब सैदपुर से आइए, चंदौली आइए, तिवारी जी कभी रात को जाइए, आपको लगेगा कि हम कहां आ गए, नोएडा आ गए या कहां आ गए। लाइट भी लगी हुई है आपके चंदौली से लेकर के सैदपुर घाट तक। ये परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है विपक्ष को। 300 करोड़ की लागत से वो सड़क बनी है, पड़ाव से लेकर के अलीनगर आपके चकिया मोड़ तक लगभग 400 करोड़ की लागत से सड़क बनी है, और हम 4 लेन 6 लेन पे चलने का काम कर रहे हैं। ये क्या विकास पहले भी हो सकता था? लेकिन नहीं हुआ। पड़ाव से लेकर रामनगर तक 100 करोड़ की लागत से, और पचफेड़वा से भारतमाला की सड़क किसको मिल रही है? आपके जनपद को मिल रही है। इसका लाभ किसको मिलेगा? ये तो पहले भी हो सकता था। लेकिन मैं तिवारी जी खुशी की बात इस क्षेत्र के लोगों को, जनपद के लोगों को बताना चाहता हूं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस, गंगा एक्सप्रेस हमारे चंदौली से भी जुड़ने जा रही है, और वह सैयद राजा से ही होके जाएगी। सबसे खुशी की बात तो यह है। एक्सप्रेस जब बनेगा तो डेवलप किसका होगा, चर्चा किसकी होगी? जहां से सड़क गुजरेगी। अखिलेश यादव जी की सरकार ने अपने सरकार में एक एक्सप्रेसवे बनवाया था। वो भी एक्सप्रेसवे कहां से कहां बनवाए? लखनऊ से लेकर आगरा तक, और वो भी अपने गांव की तरफ से ले गए। क्यों ले गए? क्योंकि उनको अपना लाभ करना था। लेकिन योगी जी ने कहीं अपने जनपद में ले जाने का काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश को हम समुचित विकास से जोड़ने का काम करेंगे। पूर्वांचल आपका एक्सप्रेस मोहम्मदाबाद में आ रहा है, अब मोहम्मदाबाद से सीधे गाजीपुर रेवतीपुर होते हुए, आपका जमनिया से होते हुए, दिल्लार नगर जमनिया से होते हुए आपके सैयद राजा में जाएगा, और सैयद राजा से सीधे चंदौली होते मिर्जापुर जाएगा, सोनभद्र मिर्जापुर होते हुए सीधे प्रयाग होते हुए जाके गंगा एक्सप्रेस में जुड़ जाएगा। इतनी बड़ी परियोजना
इसकी चर्चा किसी ने की क्या? इसकी चर्चा किसी ने नहीं किया होगा। ये बड़ी बड़ी परियोजना है, ये 150 करोड़ की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं 400-500 करोड़ की परियोजना का, 1000 करोड़ की परियोजना का बात कर रहा हूं। और अपने क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी बात बता दूं आपको तिवारी जी, ग्रीन बेल्ट की एक्सप्रेसवे सड़क हमारे क्षेत्र में आ रही है, जिसका सर्वे भी हो चुका है, जमीन का अधिग्रहण प्रक्रिया भी लगभग चल रही है। आपके इसी सैयद राजा से सीधे हमारे धानापुर होते हुए, जिगना होते हुए सीधे गाजीपुर जाके जुड़ेंगे तिवारी जी। इसकी चर्चा भी होनी चाहिए थी, इसकी चर्चा कहीं नहीं हुई होगी। इसकी चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी चर्चा नहीं होगी कि सरकार कर क्या रही है, हमारी प्लानिंग है क्या है, हमने काम क्या किया है, हमने कहां कहां सब स्टेशन लगवाया बिजली का, डवरिया में, आवाजापुर में, पचखरी में सब स्टेशन लगवाया। 220 केवीए का सब स्टेशन, जिसकी हम बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, सरकार ने उसकी स्वीकृति भी दे दिया है, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हमारे किसान जमीन नहीं देते। अभी हमारे ही विधानसभा में बहुत बड़ा उद्योग लगने की चर्चा हुई कि एक लग जाए, लेकिन किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया और वह उद्योग चकिया में चला गया, नौगढ़ में चला गया। बहुत बड़ा उद्योग था, उससे लाभ किसका होता? यहां के लोगों का होता, यहां के नौजवानों को रोजगार मिलता, यहां के लोगों को रोजगार मिलता, नौकरियां मिलती। लेकिन कहीं ना कहीं समस्या खड़ी हो जाती, क्योंकि उसके लिए थोड़ी बड़ी जमीन की जरूरत नहीं पड़ती। बड़ा उद्योग लगेगा तो 500 एकड़, 1000 एकड़, 2000 एकड़ इतनी जमीनें लगती है, क्योंकि हमारा जनपद किसानों का क्षेत्र है। किसान का अपना जो खेती है, उसकी उपज है, उसी से उसका परिवार चलता है, मैं भी जानता हूं। लेकिन याद करिए कि सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकार रही, इन कांग्रेस की सरकार ने, सपा बसपा की सरकारों ने किसानों को क्या दिया? लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, मैं बधाई देना चाहूंगा अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने किसान सम्मान योजना लागू किया। क्या उसमें हर जाति, हर धर्म के लोगों को किसान सम्मान का लाभ नहीं मिलता? क्या पहले भी तो मिल सकता था? और हमारी सरकार ने कहा, पार्टी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज अपराध चल रहा है, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। मैं बताना चाहता हूं, 38,000 करोड़ रुपए जब उत्तर प्रदेश 2017 में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो सबसे पहले 38,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने किसानों का माफ किया था। ये क्या काम पहले नहीं हो सकता था? ये तो पहले भी हो सकता था, नहीं हुआ। किसान सम्मान का लाभ, किसान का कर्ज माफ और किसान के धान गेहूं की खरीद। मैं किसानों के धान गेहूं की खरीद के बारे में, तिवारी जी आपके पास आंकड़ा होगा कि नहीं होगा, मेरे पास आंकड़ा है, मेरे पास आंकड़ा है। विपक्ष से थोड़ा पूछने की जरूरत थी कि आपकी सरकार में आपने कितने मैट्रिक टन खरीद किया था 2016-17 में? किसकी सरकार थी 2016-17 में? तिवारी जी पता करिएगा सरकार किसकी थी और उसमें खरीद कितनी हुई थी। 8 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी। जब हमारी 17-18 में हमारी सरकार थी, 37,000 मीट्रिक टन हमारी सरकार ने गेहूं खरीद किया था, 37,000 मीट्रिक टन। 18-19 में जाके हमने 52-53 मीट्रिक टन की खरीद किया और उन्होंने कितना किया था? 8 करोड़, 8 मीट्रिक टन, और हमने 3 पर करोड़। कितना अंतर है तिवारी जी? ये परिवर्तन है। और उनके रेट क्या थे? उनके गेहूं के खरीद के रेट क्या थे? 1300 रुपए थे 2017 में, उनके रेट 1300 रुपए थे। आज कितने रेट है गेहूं खरीद के रेट? आज 2600 रुपए, दूना। 10 साल के अंदर हमने दूना रेट बढ़ा दिया। उस पर कोई चर्चा नहीं करता कि जो पूर्व की सरकार थी 17 में उत्तर प्रदेश में, वो 1300 रुपए देती थी गेहूं खरीद पे, आज हम 2600 रुपए दे रहे हैं। ये परिवर्तन नहीं है। जो पहले की सरकार गरीबों को, असहाय, कमजोरों को जो पेंशन मिलता था, कितना देती थी? 300 रुपए देती थी। हमारी सरकार ने 1500 रुपए कर दिया। क्यों? और एक चीज और है तिवारी जी, गांव में थोड़ा सर्वे कराइए।
कि मान लीजिए ये नौबतपुर गांव है, इस गांव में 2017 से पहले कितने लोगों को पेंशन मिलता था, तो आपको मिलेगा 100 लोगों को। लेकिन आज अगर आप सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 400 लोगों को पेंशन मिल रहा है, 400 लोगों को। ये सरकार की उपलब्धि है, ये आदरणीय योगी जी और मोदी जी की उपलब्धि है, जिन्होंने लोगों को जागरूक किया। पक्के घर किसको देने की जरूरत थी? पक्के घर गरीबों को जरूरत थी, असहायों को जरूरत थी, जो कभी पक्के घर का सपना देखते थे कि मेरा भी एक घर बन जाए। लेकिन आदरणीय मोदी जी की सरकार ने अपने कितने साल कार्यकाल हुए, लगभग 11 साल या 12 साल कार्यकाल हुआ मोदी जी का, और मोदी जी ने 4 करोड़ परिवार को पक्का घर देने का काम पूरे देश में किया। 4 करोड़। और मोदी जी ने कोई भेदभाव नहीं किया, किसी जाति किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया। और 70 साल में 4 करोड़ परिवार को पूर्व की सरकारों ने आवास नहीं दिया। ये तो हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। ये परिवर्तन आदरणीय योगी जी मोदी जी की सरकार ने किया। आज लोगों को राशन मिल रहा है, 80% लोगों को। कोई भी गांव होगा, कोई गांव नहीं कह सकता किसी गांव में राशन नहीं मिलता। 80% लोग राशन उठा रहे हैं। इसी कोरोना काल में यहां जितने लोग बैठे हैं, कोई बता सकता है किसी ने मोदी जी की योजना का लाभ नहीं उठाया है? कोई है इसमें? कोई व्यक्ति है? यहां मंच में भी बैठे हैं लोग, इनसे भी मैं कहूंगा, कोई इसमें नहीं कह सकता कि किसी ने मोदी जी की सरकार की योजना का लाभ नहीं पाया। हम भी पाए, हम भी पाए हैं। कोरोना काल में वैक्सीन कहीं नहीं थी, लेकिन मोदी जी ने देश के हर लोगों को वैक्सीन दिया। कैसे दिया? फ्री दिया, कोई पैसा तो लगा नहीं। ये सब चीजें पहले तो होती नहीं थी। लोग मरते थे, मर जाते थे, लेकिन कुछ काम नहीं होता था। अब रही बात, हम सवालों पे आ जाए। अगर हम चर्चा करेंगे तो बहुत समय लगेगा। तिवारी जी, हमने कहा कमलापति त्रिपाठी जी ने यहां पे नहरें बनाई, नहरों के जीर्णोद्धार के लिए नारायणपुर पंप कैनाल के लिए हम लोगों ने 70 करोड़ रुपए दिए, और उसका जीर्णोद्धार पूरा हो गया। पूरे पंप बदल गए, सारे सिस्टम बदल गए। और भोपोली पंप कैनाल के लिए 30 करोड़ रुपए अभी हम लोगों ने लाया है, जिसका लाइनिंग भी चल रहा है, पता कर लीजिएगा। ये काम पहले भी हो सकता था। जिस चंद्रप्रभा की आप बात कर रहे थे, चंद्रप्रभा की समस्या है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जल्द उसका भी पैसा ला करके हम लोग उसका भी शिलान्यास करने जा रहे हैं कि चंद्रप्रभा की समस्या भी खत्म हो जाए। जो हमारे तमाम लिफ्ट कैनाल हैं, उनकी जर्जर हालत थी। अब कब बना था, हमें उसकी डाटा की जानकारी नहीं दूंगा आपको, लेकिन हमारी सरकार ने 17 से 22 में 23 अभी 25-26 चल रहा है, हमने सभी पंपों को बदल दिया, सारे सिस्टम को हमने बदल दिया, और सभी नहरों को हम लाइनिंग कर रहे हैं। यही तो काम होता है। और हमने भूजना में, अपने बगल में ही भूजना है। हमारे प्रमुख जी बैठे हैं, इनको पता है कि इस क्षेत्र के गांव के लोग बहुत परेशान थे कि हमारे यहां लिफ्ट कैनाल बन जाए। वो कब बनी है? 7 करोड़ रुपए की लागत से हमने 2000 में पैसा पास कराया, अब जाकर के बनी है, कंप्लीट हो गई, लोगों को पानी मिल रहा है। अब हमारे प्रमुख जी कह रहे हैं विधायक जी इसकी क्षमता वृद्धि बढ़ा दीजिए, तो हमने प्रमुख जी से कहा है कि हमारे चुनाव से पहले उसकी क्षमता वृद्धि भी बढ़ जाएगी। यही तो विकास होता है कि जो चीज है उसको अच्छा करना है, कोई नई चीज हमें काम करना है। स्टेडियम हम बना रहे, स्टेडियम की बात करें तो मिनी स्टेडियम हमारे हिंगुतरगढ़, धानापुर के हिंगुतरगढ़ में बन रहा है। अगर किसी को नहीं पता, थोड़ा उसको भेज दे, जाके देख ले वो क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है। और जो सबसे बड़ी समस्या थी हमारे क्षेत्र की सड़कों की, जो दिया पसाटा, जो मुझे वोट नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है, लेकिन अभी हमने 20 करोड़ रुपए पास सिर्फ 3 गांवों के लिए कराया। 20 करोड़ रुपए। वह पता करिएगा किसका वोट है। हम वोट की राजनीति नहीं करते। दिया पसाटा हिंगुतरगढ़ से रास्ता जाता है, पता करिएगा जब वोटिंग की गिनती होती है तो पता चलता है सुशील सिंह 4000 से पीछे, तो वही इलाका है। लेकिन हमने भी वहां भेदभाव नहीं किया। 20 करोड़ रुपए हमने पास कराया, वहां का काम होने जा रहा है। सैयद राजा से सकलडीहा के लिए हमारे कुछ लोगों ने बस की बात की है, दानापुर से। अरे जब स्टेशन ही नहीं आएगा तो बस चलेगी कैसे? जब स्टेशन रहेगा तभी बस चलेगी। स्टेशन हम बनाने जा रहे हैं चंदौली में, विकास भवन के बगल में। आपको जानकारी होनी चाहिए, जमीन अधिग्रहण हो गई, पैसा भी पास हो गया, टेंडर होने की प्रक्रिया में है, और आपका वो बस स्टेशन भी बनेगा। कोई भी काम एक बार में नहीं होता। अब पॉलिटेक्निक कॉलेज
हमने अपने महामाया पॉलिटेक्निक कॉलेज अपने दानापुर में बनवाया, जाके देख लीजिए कौन बनवाया, कब बना है। महिला डिग्री कॉलेज आपके सैयद राजा में बना है, कब बना है, कैसे बना है। ये जरूर विपक्ष के लोगों ने ये उठाई बातें कि 4 अदरसर लिफ्ट कैनाल क्या स्थिति रही। अरे 4 अदरसर लिफ्ट कैनाल पूर्व की सरकार ने उसको प्रस्तावित किया, लेकिन तिवारी जी उसका डाटा देख लीजिए, उसका काम कब हुआ, किस सरकार ने उसका काम किया। हमने 70 करोड़ रुपए देकर के उस योजना पे काम किया, लेकिन वो योजना ही जो बनी थी वो महाबेकार बनी थी। वो योजना का जो तरीका बना था, प्रदेश में ऐसी योजना कहीं नहीं थी। गलत तरीके से उस योजना को बनाया गया था, लेकिन टेक्निकल लोगों, जिन लोगों ने बनाया था उनका पता ही नहीं चला, वो एक्सपायर हो गए, जिन लोगों ने मिलकर के उनके साथ बनाया था। लेकिन वो मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने फिर से उसको नए तरीके से प्रस्ताव बना के दिया है, उसको हम नए तरीके से उसको पूर्ण करने जा रहे हैं। ये है तिवारी जी। लेकिन विपक्ष नहीं बताता कि उसने क्या काम किया। बहुत से ऐसे विषय, बहुत लोगों ने बहुत से विषयों पर चर्चा की है, मैं जरूर उनके भी बातों का जवाब दूंगा। गेहूं खरीद पे हम पांडे जी को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि बोरे की वजह से समस्या है, लेकिन सोमवार से आपकी यह भी समस्या का समाधान हो जाएगा। सोमवार या मंगलवार से आपकी खरीद चालू हो जाएगी। लेकिन पांडे जी, कहीं पहले केंद्र कहां हुआ करता था, कहीं नहीं होता था। आज क्रय केंद्र आपको जहां भी देखेंगे कुछ दूरी पे क्रय केंद्र जरूर मिलेगा, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है किसान का धान और गेहूं समय से हम खरीद कर ले सके और समय से पैसा पहुंच सके। लेकिन कहीं ना कहीं बिचौलिए हैं जो किसानों को भी परेशान करते हैं। किसानों को भी जागरूक रहने की जरूरत है। ऐसे दलालों से, ऐसे बीच के जो लोग हैं उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन लोग सतर्क नहीं रहते, ये सबसे बड़ा विषय हो जाता है, समस्या बन जाती है। और फायर स्टेशन की बात कर ले, सैलेन जी ने कहा, सैलेन जी पता करिएगा फायर स्टेशन हमारे रहता में कब बना। हमने उसका शिलान्यास भी किया, हमने उसका उद्घाटन भी किया। और आपकी समस्या जरूर है कि धान और गेहूं कहीं जल जाता है, गेहूं की शिकायत ज्यादा आती है, धान की तो आती नहीं है। लेकिन मैं जरूर आपको सैलेन जी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शकलडीहा हमारा तहसील है, जरूर बहुत जल्द वहां पे एक फायर स्टेशन जरूर बनेगा, ताकि वहां के लोगों की भी समस्या का समाधान हो सके। शिवा भाई हमारे बता रहे थे कि स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुक रही है कोरोना काल के बाद। आप पता करिएगा, कई जगहों पे ट्रेन रुक गई, लेकिन हमने धीना स्टेशन पे 2 ट्रेनों का जो नहीं रुक रही थी उनका भी हमने रुकाव करवाया, ठहराव कराया। 2 ट्रेनें हमारी धीना से चल रही हैं। आपको मैं बधाई देना चाहूंगा, रेल मंत्री जी से मैं मिल चुका हूं, जल्द आपके सैयद राजा के भी ट्रेनें कुछ रुकने का काम होगी, ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। धीरज गुप्ता जी कह रहे थे कि हमारा सब स्टेशन अलग कर दिया जाए। मैंने लिख के दिया है सर्वे के लिए, क्योंकि सब स्टेशन का सर्वे होता है, बिजली विभाग के लोग सर्वे करते हैं हमें कहां कितने क्षमता की जरूरत है। हम लोगों ने बगही में सब स्टेशन बनाया, सवैया में भी आपका सब स्टेशन है। अगर लगेगा कि कहीं से लोड ज्यादा है तो मैं जरूर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उसको भी चुनाव से पहले हम उसका शिलान्यास भी करने का काम करेंगे। तिवारी जी, और बहुत सी समस्याओं को लोगों ने लिख के दिया था, जो आपके विपक्षी लोग आए थे, तमाम लोगों ने तमाम विषयों पे कहा। मैंने लगभग चीजों को बता दिया है कि माया पॉलिटेक्निक कॉलेज। लेकिन ये एक और खुशी की बात मैं बताने जा रहा हूं मैं अपने क्षेत्र के लिए, कि हमारा ये सैयद राजा एक हब बनने जा रहा है, औद्योगिक हब बनने जा रहा है। यहां से आपको एक्सप्रेसवे मिलेगी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आपको मिलेगी ग्रीन बेल्ट एक्सप्रेसवे, आपको यहां से जुड़ जाएगा, आपके सीधे भारतमाला एक्सप्रेसवे में जाके भी हमारी सड़क जुड़ेगी। तो हमारा यह बॉर्डर बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है, जिसके लिए 56 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने स्वीकृत भी कर दिया है। जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी चल रही है। अब बहुत से किसान विरोध भी कर रहे हैं कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे। अब जमीन नहीं देंगे तो डेवलपमेंट कैसे होगा? जमीन नहीं देंगे तो डेवलपमेंट कैसे होगा? 56 करोड़ रुपए हमारे स्वीकृत हो चुके हैं
और जमीन अधिग्रहण का कार्यक्रम चल रहा है। 70 एकड़ में आपके सैयद राजा में हब बनने जा रहा है, 70 एकड़ में। अब जो हब बनेगा तो तिवारी जी उससे लाभ क्या है, जानकारी है आपको? जानकारी नहीं है, मैं देना चाहता हूं। यहां क्या क्या बनेगा? यहां होटल बनेंगे, वाटर पार्क बनेगा, स्टेडियम बनेगा, थीम पार्क बनेगा, स्कूल बनेगा, व्यावसायिक हब यहां बनने जा रहा है, टूरिज्म का सबसे बड़ा अड्डा यहां बनेगा। तो इससे लाभ किसको होगा? ये पहले भी तो हो सकता था, लेकिन पहले नहीं हुआ। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने चंदौली पे इतनी कृपा करके तमाम योजनाओं को इन्होंने जमीन पे उतारने का काम किया है। इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। ये भी तिवारी जी चीजों को आना चाहिए, लेकिन विपक्ष नहीं कहता है। स्टेडियम, पुलिस लाइन, जेल की भी बात चर्चा हुई है। जेल का भी पैसा हमारी सरकार ने स्वीकृत कर दिया है। पुलिस के सामने जेल भी बनने जा रहा है। पहले भी तो सब काम हो सकता था, पहले तो लोगों ने किया नहीं। आज हम कर रहे हैं तो कह रहे हैं कब आएगा, कब आएगा। अरे एक ही साथ थोड़ी ना आएगा, धीरे धीरे ही तो करके आएगा। योजनाएं धीरे धीरे तो जो जनपद में आती है, एक साथ कोई योजना अगर प्रदेश जनपद में आई हो तो बता दीजिए। क्या पूर्व के 70 के सालों की सरकार ने एक ही बार में चंदौली का पूरा विकास कर दिया? अगर कर दिया होता तो समस्या नहीं होती, और समस्या नहीं होती तो हमारी सरकार को देने की जरूरत नहीं होती। समस्या है तो तभी तो हम काम कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, जरूरत हो तभी तो काम कर रहे हैं और करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी मोदी जी, ऑलरेडी योगी जी की सरकार का संकल्प है सबका साथ सबका विकास। हम किसी के साथ धर्म और जाति की बात नहीं करते, हम किसी के साथ धर्म और जाति की बात नहीं करते। आज हमारी सरकार, चाहे हमारी सांस्कृतिक धरती हो, चाहे डेवलपमेंट हो, या हमारी सेना की ताकत हो, हर क्षेत्र में उठा के देख लीजिए कि आज हमारी सेनाओं की ताकत कितनी बड़ी है। आज दुनिया के पटल पे हमारा भारत देश मजबूत कितना हुआ है, इसकी चर्चा कोई नहीं करता। पहले सैनिकों के सर काट दिए जाते थे, कोई जवाब देने वाला नहीं होता था। लेकिन आज वही हमारी सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, एयर स्ट्राइक करती है और पाकिस्तान में घुस करके मारने का काम करती है। ये कब हुआ? ये मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। ये पहले भी हो सकता था। आजादी के बाद इस देश की जनता ने लोगों को सरकार में चुना, लोगों को बनाया। किसके लिए बनाया? डेवलपमेंट के लिए बनाया, स्वतंत्र के लिए बनाया। लेकिन स्वतंत्रता क्या थी, डेवलपमेंट क्या था, ये भी तो जमीन पे दिखाई देता था। अगर जमीन पे पहले ही विकास हुआ होता तो मुख्यालय की बात क्यों करते, पुलिस लाइन की बात क्यों करते, स्टेडियम की बात क्यों करते, जेल की बात क्यों करते? रिंग रोड आज बनी है, किसकी सरकार में रिंग रोड बनी है? आज हम एयरपोर्ट जाते हैं तो कितनी देर में पहुंच जाते हैं। आज हम जमनिया जाते हैं तो कितनी देर में पहुंच जाते हैं। हम अपने क्षेत्र से अपने गांव जाते हैं तो कितनी देर में पहुंच जाते हैं। ये लोग, तमाम लोग बैठे हैं, पूछ लीजिए पहले सड़कों की क्या जाल थी, आज सड़कों की क्या जाल है। हमने अभी बहुत सी ऐसी सड़कों को पास कराया है, चाहे तुलसी आश्रम से लेकर के आप जमनिया की बात कर ले, डबल लेन सड़क हमने पास कराई है 30 करोड़ की लागत से। हमने अभी आपके सैयद राजा से जब सकलडीहा जाते हैं तो कितनी सड़क छोड़ी है, हमने डबल लेन पास करा दिया है, वो भी 20 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। ये कैसे हुआ? पहले तो नहीं हो सकता था, लेकिन हम लोगों ने किया। ये सड़क तो आज की थी नहीं। सकलडीहा और चंदौली, आप इस सैयद राजा जाते हैं, सकलडीहा से आते हैं, ये सड़क कब की है? लेकिन डबल लेन कब हो रहा है, किसकी सरकार में हो रहा है? जमनिया से लोग बाबतपुर जाते थे तो सिंगल सड़क थी, मुझे याद है, सिंगल सड़क थी, डबल लेन हो गई। लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा अपने जनपद के लोगों को कि हमारी सरकार उसको 4 लेन करने जा रही है। बाबतपुर से सीधे जमनिया तक के लिए 4 लेन करने जा रहे हैं। ये लोगों को दिखाई नहीं देता तिवारी। तो बड़ा कष्ट का विषय होता है कि जो विकास हो रहा है उसकी चर्चा नहीं होती। बाकी उसकी प्रक्रिया होती है, सिस्टम होता है, प्रक्रिया के तहत कोई विकास कार्य आगे बढ़ता है। हाँ, जरूर आप समय समय पे जगा रहे हैं, अच्छी बात है, जगाना भी चाहिए। मैंने कहा कि आपका काम है ये जगाना, सरकार को जगाना, जनप्रतिनिधि को जगाना। लेकिन कोई गलत बात करे ये शोभा नहीं देता। एक हमारे किसी भाई साहब ने कहा कि पॉलिटेक्निक कॉलेज बहुत जर्जर हालत में, जरूर है, हम लोग भी जाते हैं तो उस पर तरस आती है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज इसको ठीक होना चाहिए। लेकिन मैं उनको भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जल्द मैं सरकार के सामने विषय रख करके उसको भी अच्छा बनाने का काम करूंगा।
आपने बताया, आपने जगाया, लेकिन अपने बातों को गलत तरीके से पेश करने की जरूरत नहीं होती। समस्या है, समस्या कहिए, उसलिए तो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग अजीब अजीब का जवाब देते हैं। वर्तमान लोग तो ये कहते हैं, जो वर्तमान में सांसद जी ये कहते हैं कि मैं योगी जी के यहां जाता हूं तो वो पत्र देता हूं तो गलत तरीके से पेश होते हैं, और जब सड़क पास हो जाती है तो कहते हैं कि तो हमने ही पास कराया। बताइए, आप कहते हैं कि सरकार हमारी सुनी नहीं रही और फिर कहते हैं हमने पास करा दिया, और फिर आप मीडिया में कहते हैं कि हमने हमारी सांसद निधि का भी काम हमें नहीं करने दिया जाता है। अरे भाई, कैसे प्रतिनिधि है? अगर विकास किए होते तो चिरई गांव का विकास जाके देख लिए होगा तो पहले कितना विकास हुआ होगा। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि इस जनपद के लोगों ने दो बार सांसद महेंद्र नाथ पांडे जी को बनाया, और महेंद्र नाथ पांडे जी ने अगर कमलापति त्रिपाठी जी के बाद अगर जनपद में विकास की कड़ी दिखाई दी थी तो महेंद्र नाथ पांडे जी के समय में दिखाई दी थी। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि यहां की जनता ने हरा दिया। ये दुर्भाग्य था जनता, इस जनपद का दुर्भाग्य था। बड़ा कष्ट होता है। अब जाइए विकास मांगिए, फिर यही लोग कहेंगे सरकार किसकी है। तो पहले सोचना चाहिए था सरकार किसकी है। काम तो सरकार करती है, जनप्रतिनिधि सिर्फ पहल करता है, कोशिश करता है। लेकिन आप कहते हैं कोई काम होता तो कहते हैं कि हमने कोशिश किया। अब ग्रीन बेल्ट हमारी पास हुई, ये पहले की योजना है। ग्रीन बेल्ट पास हो गई तो कहा कि देखिए हमने प्रयास किया था। अरे भाई, आप सांसद कब बने और ग्रीन बेल्ट योजना कब से चल रही है? ये बड़ा दुखद का विषय है। तो बहुत से ऐसे विषय हैं। लेकिन आप अगर सरकार को जगा रहे हैं तो थोड़ा विपक्षियों को भी जगाने की आपको जरूरत है कि विपक्षी लोग का क्या धर्म है, क्या काम है। वो तो सुना कि अपने में ही लड़ रहे थे, हमने सुना कि अपने में ही लड़ रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता, हमारी सरकार में ऐसा नहीं होता। हमारा कुछ विषय हम आपस में सलट लेते हैं लेकिन बाहर उसको नहीं लाते। लेकिन मैं तिवारी जी को आपको बहुत बधाई देना चाहूंगा, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने चंदौली कॉन्क्लेव में तमाम विषयों को लोगों के माध्यम से भी हम लोगों के तक भी बातें आई हैं। लेकिन हमने जो कहा है उसको करने का काम करेंगे, और जो हमने वादा किया है उसको चुनाव से पहले शुरू करने का काम करेंगे, और उसको पूर्ण करने का काम हम ही लोग करेंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की। विधायक जी, गड़ई नदी वाला मामला भी बोल दीजिए। आप याद रखेंगे तो मंत्रियों जी और मुख्यमंत्री जी क्या रखेंगे। राणा भाई बहुत दिन से उसके लिए कोशिश की। आप गड़ई नदी की बात याद करा दी आपने, तो हम एक और कहानी बता दें आपको। हमारे यहाँ गंगा नदी भी है। बहुत लोग नेतागिरी की बाढ़ पे कटान बहुत होता है, बहुत लोग नेतागिरी करके विधायक भी बन गए, लेकिन सरकार रही, विधायक रहे, 5 साल में कुछ नहीं किए। लेकिन हम अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय सिंचाई मंत्री जी ने लगभग 20 करोड़ रुपए हमारे बाढ़ कटान पे, हमारे गुरैनी में, हमारे महुजी में, हमारे नरौली में दिया। 20 करोड़ रुपए काम हुआ है, जाके देख सकते हैं। अबे हमारे प्रमुख जी काम कर रहे हैं, नरौली घाट पे काम चल रहा है, और हमारे प्रमुख जी ने छोटा स्टेडियम भी बनाया। बड़ी जनपद में चर्चा हो गई, एक स्टेडियम, छोटे स्टेडियम की चर्चा हो गई। अरे भाई, अभी तो हम लोगों ने छोटा बनाया तो अब चर्चा हो गई, अब बड़ा बनेगा तो कितना चर्चा होगी, सोच लीजिए। और गड़ई नदी की बात आपने कहा है तो मेरे संज्ञान में विषय नहीं था, मेरी जानकारी में नहीं है। आप जरूर मुझे जानकारी आपने दे दिया है। इस विषय को मैं आदरणीय योगी जी तक अपनी बातों को पहुंचाऊंगा। जनपद की समस्या को लेकर के, यहाँ के किसानों की समस्या को लेकर के जरूर गड़ई नदी पे भी जल्द आने वाले समय में काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।